जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से अपन डिस्कस करने वाले हैं एलडीआर के चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि एलडीआर है क्या। तो ये एलडीआर लास्ट डे रिवीजन मटेरियल्स हैं जो एग्ज़ाम के टाइम में आप इजीली रिवाइज कर सके। और एलडीआर में जीएसटी के चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस डाले गए हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में आपको श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चंस दिखने ही हैं और ये काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे आपको अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी को स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन डिस्कशन में मुझे जहाँ लगेंगे कि क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट को भी रिवाइज करना है, तो हम लोग साथ में ही कंसेप्ट को भी रिकॉल करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, जो यहाँ पे है। मिसेज प्रगति रिसीव्ड अ लीगल एडवाइस फॉर हर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पेड 1000 पाउंड एज ए लीगल फी टू मिस उन्नति ऑफ यूके लंदन। एक्सप्लेन वेदर द एबव एक्टिविटी ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस वुड अमाउंट टू सप्लाई। अब फिर बोला कि इन एबव केसेज बोथ देम आर रियल सिस्टर एंड नो कंसिडरेशन इज पेड। अब यहाँ देखिए, नो कंसिडरेशन मतलब सप्लाई चैप्टर में हम लोगों को शेड्यूल 1 पढ़ना था, जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन की बात करा गया था कि 4 चीज़ें शेड्यूल 1 में 4 पारा की बात की थी कि अगर विदाउट कंसिडरेशन भी आप कर रहे हैं तो हम उसको सप्लाई का पार्ट मानेंगे। अब चलिए एक बार हम लोग शेड्यूल 1 को रिवाइज करते हैं, फिर लेटर इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब देखिए शेड्यूल 1 में क्या बोला। शेड्यूल 1 में 4 बातें हैं। अगर आप पहला आप एसेट्स परमानेंटली ट्रांसफ़र कर रहे हो और आप उस पर आईटीसी अवेल कर रखे हो तो विदाउट कंसिडरेशन भी हो तो सप्लाई का पार्ट होगा। ठीक है। आपने आईटीसी अवेल नहीं करा तो यहाँ 2 कंडीशन बनेंगे। अगर आप सोल्ड विथ कंसिडरेशन कर रहे हो तो भाई जब कंसिडरेशन जा ही रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है, इसको सप्लाई मान बैठो। लेकिन आपने विदाउट कंसिडरेशन करा और आईटीसी भी अवेल नहीं करा तो आपके साथ डिपार्टमेंट भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा, बोला ये सप्लाई ही नहीं हुआ, ये सप्लाई ही नहीं हुआ। तो ये पहला था। दूसरा बोला कि आप किसी रिलेटेड पार्टी को या डिस्टिंक्ट पर्सन्स को गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हो। यहाँ बीच में देखिए प्लस है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए भी होना जरूरी है, तभी जाके हम विदाउट कंसिडरेशन इसको सप्लाई का पार्ट मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने किसी रिलेटेड पार्टी को, रवि ने अपने मामा के लड़के को एक सामान बेचा, रवि ने अपने भाई को एक सामान बेचा, लेकिन वो सामान भाई ने अपने पर्सनल यूज में यूज कर लिया उसको, तो क्या सप्लाई का पार्ट बनेगा? नहीं, क्योंकि चलिए रवि का भाई तो रिलेटेड पर्सन हुआ, लेकिन उसका भाई बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा, पर्सनल पर्पज के लिए कर रहा है। तो यानी यहाँ रिलेटेड पर्सन भी होना जरूरी है और साथ में बिजनेस होना भी जरूरी है। ठीक है। तीसरा बोला प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। तो इसमें हम क्लियर करना चाहेंगे आपको कि अगर इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट है तभी जाके प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप क्रिएट होगा। जैसे प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को सामान भेजा और एजेंट ने फर्दर उसको सप्लाई करा किसी थर्ड पार्टी को, और वो इनवॉइस अपने नाम पे फर्दर सप्लाई कर रहा सामने वाले को, तभी जाके प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशनशिप क्रिएट होगा। लेकिन सेकंड वाले केस में देखिए, प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान तो भेजा बट इनवॉइस एजेंट के नाम पे नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा। तो ये शेड्यूल 1 में आएंगे और ये शेड्यूल 1 में नहीं आएंगे। ठीक है। चौथा बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आपको याद रखना है, अगर विथ कंसिडरेशन है तो ऑलवेज सप्लाई है। विथ कंसिडरेशन है तो ऑलवेज सप्लाई है, चाहे आप पर्सनल पर्पज के लिए करिए चाहे आप बिजनेस पर्पज के लिए करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मैटर नहीं करता है। जब पैसा देकर आप आए हैं तो फिर उसको सप्लाई मान लेंगे। इंपोर्ट कर रहे हैं अगर आप सर्विस का तो विथ कंसिडरेशन ऑलवेज सप्लाई। यहाँ पे मतलब आपको डाइवर्ट ही नहीं होना है कि ये बिजनेस पर्पज के लिए है कि पर्सनल पर्पज के लिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस दिखा और विथ कंसिडरेशन दिखा, सप्लाई ठोक देना है, एकदम आंख बंद करके सप्लाई ठोक देना है। लेकिन जब विदाउट कंसिडरेशन की बात करेगा
तब वहाँ पे आपको थोड़ा सा चौकन्ना होना पड़ेगा, तब वहाँ पे आँख बड़ा बड़ा करके देखना पड़ेगा कि अगर वो रिलेटेड पर्सन से है और बिजनेस के लिए है तभी सप्लाई मानेंगे, तभी सप्लाई मानेंगे। बट अदर्स केस होगा तो इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो हम लोग शेड्यूल 1 को रिवाइज कर लिए। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। अब क्या हुआ, आप मैसेज प्रगति रिसीव करी लीगल सर्विसेज, वो भी 1000 पाउंड दे के, मतलब आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं लंदन से। अब आप बात बताइए, अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में अगर विथ कंसिडरेशन दिख गया तो हमको तो देखना ही नहीं है कि वो बिजनेस पर्पज के लिए लीगल सर्विस ली है या पर्सनल फैमिली पर्पज के लिए ली है या अपने यूज के लिए ली है। तो ये विथ कंसिडरेशन है तो सप्लाई ही होगा, और देखिए आंसर में भी वही होगा। सिंस कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व्ड तो क्या होगा, इट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्वेश्चंस पर है वहीं पे आंसर क्लियर हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके क्या बोला, इफ इन एबव केस बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर एंड नो कंसिडरेशन इज पेड देन इट विल चेंज योर आंसर। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कंसिडरेशन नहीं दिया गया और दोनों रियल सिस्टर्स हैं तो फिर क्या ये कंसिडरेशंस होंगे। अब इसमें आपको रिलेटेड पर्सन्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि रिलेटेड पर्सन्स क्या होते हैं। तो रिलेटेड पर्सन्स का हम एक निमोनिक आपको देना चाहेंगे, स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट। इसको हम डिस्कस करके आपको समझाएं। स्कोप प्लस फैमिली, स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट, यही जीएसटी में रिलेटेड पर्सन होते हैं। इस मतलब अगर आप शेयर कहीं होल्ड करते हैं 25% या उससे ज़्यादा तो आप उस एंटिटी के रिलेटेड पर्सन्स कहे जाएंगे, या आपकी कंट्रोलिंग है, या आप किसी फर्म में ऑफिसर हैं, पार्टनर हैं, एम्प्लॉय हैं तो आप रिलेटेड पर्सन कहे जाएंगे। फैमिली के केस में अगर हम आए तो SC मतलब स्पाउस और चिल्ड्रन ऑलवेज रिलेटिव्स हैं, बच्चे और पति पत्नी हमेशा रिलेटिव्स होते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। बट अगर PGBS के केस में आएंगे तो यहाँ पे कंडीशंस हैं। PGBS मतलब P मतलब पेरेंट्स, G मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, B मतलब ब्रदर, S मतलब सिस्टर्स। GST में ये तभी रिलेटिव्स होंगे जब ये डिपेंडेंट होंगे, जब ये डिपेंडेंट होंगे तभी रिलेटिव होंगे। तो अब आइए ऊपर प्रगति वाले केस में, प्रगति और उन्नति दोनों सिस्टर्स हैं। सेकेंड पैराग्राफ चेंज के बाद बोल रहा है कि प्रगति और उन्नति दोनों सिस्टर्स हैं, तो क्या आपके आंसर में क्या चेंजेज आएंगे। तो आप एक बात बताइए, प्रगति और उन्नति दोनों सिस्टर्स हैं और ये जो लीगल सर्विस लिया गया है, क्वेश्चंस में पढ़िए, इफ बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स एंड मिस्टर प्रगति रिसीव लीगल एडवाइस फॉर हर बिजनेस एंड शी डज नॉट पे एनी कंसिडरेशन, मतलब बिजनेस के लिए ली है। तो हम क्या देखें, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में अगर रिलेटेड पर्सन है प्लस बिजनेस है तो बिजनेस तो क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि बिजनेस है। लेकिन उन्नति जो कि लंदन में लीगल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन्नति प्रगति पर डिपेंडेंट है? नहीं। तो ये एज्यूम करके चलते हैं कि उन्नति जो है प्रगति पर डिपेंडेंट नहीं है तो रिलेटेड पर्सन हुई नहीं, क्योंकि PGBS पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स के केस में रिलेटिव तभी होंगे जब आप डिपेंडेंट होंगे। ये तो लीगल सर्विस एडवाइस करने का काम करती हैं, तो ये तो अपने सिस्टर पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो ये रिलेटेड पर्सन हुई ही नहीं। तो आप बिजनेस के यूज के लिए भी लेकर आए हैं, फिर भी ये सप्लाई नहीं होगा। आइए नीचे आंसर में कंफर्म होते हैं। देखिए, उन्नति इज होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन मैसेज प्रगति and she will be treated as a related person. It is assumed that Mrs. Unnati is wholly or mainly dependent on Mrs. Pragati and hence she will be treated as a related person. However, since services are used for personal purpose and not for business purpose. एक केस में एज्यूम करा कि चलो मान लेते हैं कि वो डिपेंडेंट हैं बट वो
पर्सनल पर्पज़ के लिए ले रही हैं फिर भी सप्लाई नहीं होगा। दूसरे वाले केस में अगर हम मान लें कि मैसेज उन्नति इज होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन मैसेज प्रगति, शी वुड बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन, सर्विसेज आर बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज, इट वुड अमाउंट टू सप्लाई ऑफ सर्विस इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। मतलब दोनों केस को आपको समझा दिया कि अगर रिलेटेड पर्सन है और पर्सनल पर्पज के लिए है तब तो सप्लाई हम नहीं मानेंगे, रिलेटेड पर्सन है और बिजनेस यूज के लिए हैं तब सप्लाई मानेंगे। तो शेड्यूल 1 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 10 का डिस्कशन यहीं पे फिनिश करते हैं। चलिए हम लोग अब आते हैं एक और शेड्यूल 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसको लगे हाथ ख़त्म कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको भी हम लोग करते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई, आपको बताना है कि सप्लाई है या नहीं है। सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव ए फैक्ट्री इन दिल्ली एंड डिपोट इन मुंबई, बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। मतलब ये क्या है कि फैक्ट्री दिल्ली में है और उनके डिपोट मुंबई में है और दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में रजिस्टर्ड हैं। मतलब ये डिस्टिंक्ट पर्सन हुए। सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स के फैक्ट्री जो दिल्ली में है और उनके डिपोट जो मुंबई में है, सेम पैन पे दोनों अपने अपने स्टेट में रजिस्टर्ड हैं। मतलब ये डिस्टिंक्ट पर्सन हुए। तो डिस्टिंक्ट पर्सन हुए तो ये रिलेटेड पर्सन प्लस डिस्टिंक्ट पर्सन पढ़े थे हम लोग। रिलेटेड पर्सन प्लस रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो तब सप्लाई होगा। तो आप बताइए, तो एक डिस्टिंक्ट पर्सन तो हो ही गए और एक फिनिश गुड्स हम फैक्ट्री से डिपोट में भेज रहे हैं तो ये तो बिजनेस से लिंक है ना। फैक्ट्री से सामान उठ के डिपोट में जाना, फर्दर वहाँ से सेल होना, तो ये बिजनेस पर्पज के लिए जा रहा है। तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्लियर हो गया क्या है, इट सप्लाई का पार्ट बनेगा। देखिए नीचे आंसर में वहीं शेड्यूल 1 का आपको जिक्र करना है। देखिए इसको हाईलाइट किया गया। क्वेश्चंस करते आंसर लिखते टाइम अपने अगर शेड्यूल 1 का डिस्कशन नहीं करा तो फिर कॉपी चेकर पे उसका कोई खास इम्पैक्ट जाएगा नहीं। तो एक तो शेड्यूल 1 का डिस्कशन हुआ। दूसरा ये बोला कि ये डिस्टिंक्ट पर्सन हुए और वो बिजनेस यूज के लिए जा रहे हैं तो एज पर शेड्यूल 1 ये क्या होंगे, सप्लाई होंगे और मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो पहला कंप्लीट हुआ। बी में आइए, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई। रमन क्या है, आर्किटेक्ट है। हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन। देखिए क्या वर्ड, ये वहाँ वर्ड से ही खेलेगा बार बार। उसके भाई जो लंदन में सेटल्ड हैं, तो भाई रिलेटिव तभी होंगे जब वो डिपेंडेंट होंगे, लेकिन उसका भाई जो लंदन में सेटल्ड है तो क्या आपको लग रहा है डिपेंडेंट होगा भाई पे? नहीं होगा, वो नॉट डिपेंडेंट है। तो मतलब ये रिलेटेड पर्सन तो हुए नहीं। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हुआ, लीगल एडवाइस, लीगल सर्विस ले रहे हैं फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए। एक तो डिपेंडेंट भी नहीं है, दूसरा जो आप सर्विस ले रहे हैं वो फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए ले रहे हैं, मतलब पर्सनल पर्पज के लिए ले रहे हैं। तो शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन तभी सप्लाई होता जब ये भाई डिपेंडेंट होते और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस बिजनेस पर्पज के लिए लेते। लेकिन ये भाई डिपेंडेंट भी नहीं है और ये पर्सनल पर्पज के लिए हैं तो ये भी सप्लाई नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए, नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई बिकॉज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। रमन हिज ब्रदर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड एज रमन ब्रदर्स एंड नॉट होली मेनली डिपेंडेंट ऑन रमन। देखिए हमने पहले से भी इसको हाईलाइट कर रखा है, ये सप्लाई ही नहीं है। अब सी क्वेश्चंस में क्या बोलता है कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द अबव केसेस रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई। अब एक बात बताइए, सी में अगर हम लोग आते हैं तो देखिए हम सी के हेडिंग में ही क्या लिखे हैं कि वो तो रिलेटेड पर्सन ही नहीं हुए क्योंकि भाई डिपेंडेंट ही नहीं है उस पर, वेल सेटल्ड है लंदन में। तो पहला ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। दूसरा ये कंडीशन हो रहा है सेटिस्फाइड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट रिलेटेड पर्सन ही नहीं हुए। तो फिर भी ये मेरे आंसर जो है, विल योर आंसर भी डिफरेंट, नोट आंसर सेम ही रहेंगे। तो देखिए सर सर्विसेज हैड नॉट बीन रिसीव फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो शेड्यूल 1 देखें, शेड्यूल 1 से 2 क्वेश्चंस थे LDR में और दोनों तगड़े क्वेश्चंस थे और शेड्यूल 1 का टेस्टिंग एग्जाम में होता ही होता है।
तो शेड्यूल 1 पे ज़्यादा फोकस करने हैं, उसके क्वेश्चंस जहाँ से भी मिले लगा लेना है। ठीक है, तो 8 और 9 हो गए, 8 और 10 हो गए। चलिए हम लोग 9 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में जैसे शेड्यूल 1 इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही एक कंसेप्ट आता है कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई, तो पहले इसको हम लोग समझते हैं, ये कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई क्या है। ये कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई क्या है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या होता है, जो नेचुरली बंडल, देखिए वहाँ पे वर्ड्स फोकस करिएगा, जब आप जैसे एग्जांपल देते हैं नेचुरली बंडल का, जैसे हम लोग लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो लैपटॉप के साथ बैग मिलना ज़रूरी है, मिलते हैं, तो ये नेचुरली बंडल के केस हुए। जैसे अगर आप कोई मशीन एग्जांपल लेते हैं एक्सकेवेटर का, जो खुदाई करने वाला मशीन होता है, और ये बड़ी बड़ी मशीन तभी सक्सेसफुल होती हैं जब इनके साथ आप लेबर को भी हायर करो। तो ये क्या हुआ, नेचुरली बंडल्ड हुआ। मतलब जहाँ पे नेचुरली बंडल, मतलब लैपटॉप खरीदने गए तो बैग के में ही लैपटॉप आएगा, इस मशीन के साथ लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो ये नेचुरली बंडल्ड वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मिक्स सप्लाई क्या होता है, तो ज़बरदस्ती का आप कॉम्बिनेशन बैठा रहे हैं, यहाँ कॉम्बिनेशन ज़बरदस्ती का नहीं था, ये नेचुरली बंडल्ड है। मिक्स सप्लाई यहाँ ज़बरदस्ती का कॉम्बिनेशन है। जैसे अपने बाबू सोना जादू टोना को अगर आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो अपने मन से चॉकलेट्स की वैरायटी रख लेते हैं, उसमें अपने मन से उसमें टेडी बियर को भी पैक कर लेते हैं। मतलब बाबू सोना जादू टोना को जो जो अच्छा लगता है आप उसका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बनाते जा रहे हैं, तो ये ज़बरदस्ती का है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट्स बोली कि अगर मिक्स्ड सप्लाई का केस है और उसमें डिफरेंट आइटम्स हैं, तो जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा उस हिसाब से टैक्सेबिलिटी होगा, हाईएस्ट टैक्स रेट के हिसाब से। जैसे मान लीजिए चॉकलेट है 28% से, टेडी बियर है 18% से, और कॉम्बिनेशन आप बनाए हुए हैं, तो वो टेडी बियर पे भी कितना से टैक्स लगेगा, 28% से, जो हाईएस्ट हो जाएगा। और कंपोजिट सप्लाई के केस में जीएसटी की टैक्सेबिलिटी प्रिंसिपल गुड्स के हिसाब से होगी, क्योंकि लैपटॉप के साथ जो बैग लाए थे, तो फर्स्ट इंस्टेंट हम देखेंगे कि हमने खरीदने लैपटॉप गया था कि बैग गया था, तो आंसर आएगा कि लैपटॉप खरीदने गए थे। तो बैग पे जो जीएसटी रेट होगा और लैपटॉप पे जो जीएसटी रेट होगा, तो हम बैग पे भी वही जीएसटी रेट लगाएंगे जो लैपटॉप का जीएसटी रेट होगा, क्योंकि लैपटॉप क्या होगा, प्रिंसिपल सप्लाई होगा। ठीक है, तो हम कंपोजिट और मिक्स को समझे। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एलडीआर में जो है उसको कवर अप करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स भी करना है, और साथ में आपको शेयर भी करते रहना है, ताकि एक दूसरे का हेल्प होता रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मणिकरण, ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ दिल्ली, हैज सप्लाई 20,000 पैकेज एट ₹3 each टू मुखीजा। अब उसमें इच पैकेज में क्या है, 2 चॉकलेट, 2 फ्रूट जूस बोतल, एक टॉय का पैकेट है। अब बताइए, ये आपको लगता है नेचुरली बंडल्ड है, मतलब आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिसमें चॉकलेट भी है, फ्रूट जूस भी है, टॉय बैलून्स भी है, तो ये क्वेश्चंस पढ़ के ही समझ में आ गए कि ये तो मिक्स सप्लाई के केस हैं। और देखिए अलग अलग टैक्स रेट भी दे रखे हैं, 18%, 12%, 5%। तो हाईएस्ट क्या है इसमें, 18%। तो सारे पे 18% से टैक्स लग जाएगा। ऊपर में देखिए 20,000 × 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख आएगा, 6 लाख पे सीधा 18% लगा देंगे, काम खत्म। अब इसके आंसर करेंगे क्या, तो फर्स्ट पारा में तो आप मिक्स सप्लाई को डिफाइन कर लो कि मिक्स सप्लाई होता क्या है, उस हिसाब से फिर अंत में बताओ कि उसमें हाईएस्ट टैक्स रेट से हम टैक्सेबिलिटी करते हैं, और अंत में एक अपना कंक्लूजन दे दो कि उस पर कितना सा टैक्स लगना है, ये लिख के आ जाओ, काम खत्म। ये थे आपके मिक्स सप्लाई के क्वेश्चंस। ठीक है, अब मिक्स सप्लाई से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको भी लगे हाथ हम लोग ख़त्म करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। शर्मा कैरियर इज ए गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, engage in transportation of goods by road as per the general business practice. Sharma Carry also provides intermediary and ancillary services like loading, unloading, packing, unpacking, transshipment and temporary warehousing.
मतलब वो ये जो सारमा कैरियर जो जीटीए का सर्विस देती है ना, जब एक जगह से दूसरे जगह सामान जब पहुंचाती है तो ये साथ में लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग का भी सर्विस देती है। एंसिलरी सर्विस है उनका, और बिलिंग एक ही अमाउंट पे होता है, सेपरेट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ये नेचुरली बंडल्ड हो गया कि हम ये सर्विस देंगे तो साथ में आपको, तब यहाँ पे ना कंपोजिट मिक्स टाइप का दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये तो एंसिलरी सर्विस हुआ, जीटीए ने साथ साथ में लोडिंग अनलोडिंग का भी सर्विस दे रहा है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ एनालाइज वेदर सच सर्विसेज आर टू बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ जीटीए सर्विसेज बीइंग ए कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। पूछ रहा है कि इसको कंपोजिट माने या मिक्स्ड माने। तो सबसे पहले आंसर्स करने जब हम चलेंगे तो आप कंपोजिट सप्लाई को डिफाइन करो, एक पैरा में मिक्स सप्लाई को डिफाइन करो, ठीक है, और तब आके आप नीचे आंसर करेंगे कि वो तो एंसिलरी सर्विस है तो ये कंपोजिट सप्लाई के पार्ट बनेंगे। फिर आप एक पैरा में लिखो कि अगर वो एंसिलरी सर्विस नहीं होता और वो एक सेपरेट सर्विस होते, जीटीए वाला सर्विस अलग, लोडिंग का अलग, अनलोडिंग का अलग, पैकेजिंग का अलग, और सबके सेपरेट बिल हम प्रोवाइड करते, तो वो मिक्स सप्लाई के भी पार्ट नहीं होते, वो तो सेपरेट सप्लाई हो जाते, तो उसको हम मिक्स सप्लाई भी ट्रीट नहीं करेंगे, सेपरेटली टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा। मिक्स सप्लाई का एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन था, अभी जस्ट हम लोग देखे वो दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग यहीं पे लगे हाथ ख़त्म करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड द रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई द फ्लोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होता है कि आपको एक खुदाई करने वाला मशीन चाहिए जो पर आवर रेट पे चलता है, और आप उसके लिए मैन पावर भी चाहिए जो उसको हम पर डे के हिसाब से देते हैं। आपको सॉइल टेस्टिंग के लिए सैंपल सॉइल टेस्टिंग भी करना है उसका, जहाँ खुदाई होना है उस मिट्टी की। अब यहाँ पे देखिए ये पैरा जो है क्वेश्चंस का समझिए तो जान है, हम लोग जो बोलते हैं ना जान, इस क्वेश्चंस का जान ये पैरा है। देखिए क्या बोला, द एक्सकेवेटर्स आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलॉन्ग विद द ऑपरेटर्स, मतलब ये मशीन्स के साथ साथ ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है। अभी हम एग्जांपल दिए थे कि आप कोई ऐसी मशीन लेके आ रहे हैं जिसमें हमको ऑपरेटर चाहिए ही चाहिए, तो नेचुरली बंडल्ड होता है क्योंकि वो मशीन रन ही नहीं करेंगे विदाउट ऑपरेटर। तो हिंट्स आया कि ये कंपोजिट सप्लाई हुआ, यानी मशीन पे जो जीएसटी रेट होगा वहीं ऑपरेटर पे भी जीएसटी रेट लगेगा, उसको जो अमाउंट पे करेंगे। तो इतना तो समझ में आया। अब नीचे पढ़ते हैं, मशीन का हायर चार्ज है 18 लाख रुपया, मैन पावर का सर्विस चार्ज है 20,000 रुपया, सोयल टेस्टिंग जो हम मिट्टी की जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसका 2.5 लाख है। अब नीचे देखिए आपको रेट दे रखा है सोयल टेस्टिंग का 18% और मशीन का है 12% और मैन पावर का जो सप्लाई है वो भी 18% है। तो अब देखिए प्रिंसिपल सप्लाई क्या है यहाँ पे, मशीन या मैन पावर? मशीन चाहिए तब मैन पावर चाहिए, यानी मेरा प्रिंसिपल सप्लाई क्या हुआ, मशीन। क्योंकि मशीन हम मैन पावर को तभी अपने काम में इन्वॉल्व करेंगे जब हमारे काम में उस मशीन का यूज होना हो। अगर उस काम में उस मशीन का यूज ही नहीं होना है तो फिर मैन पावर की रिक्वायरमेंट मुझे क्यों पड़ेगी? तो हमारा प्रिंसिपल सप्लाई क्या हुआ, मशीन। और मशीन का टैक्सेबिलिटी क्या है, 12%। तो हम 18% पे भी 12% से टैक्स लगाएंगे, इस 20,000 पे भी 12% से टैक्स लगाएंगे, और ये सोयल टेस्टिंग तो एक अलग है तो इस पर 18% से टैक्सेबिलिटी लगाएंगे। और इट इज़ योर आंसर, 12%, 12%, 18%। तो कंपोजिट सप्लाई से रिलेटेड, मिक्स सप्लाई से रिलेटेड 3 वैरायटी के क्वेश्चंस थे अपने एलडीआर में, तीनों डिस्कस होगा। अब हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चंस है कंपोजिट और मिक्स के जो बहुत ही इम्पोर्टेंस, इसको मैंने वीवीआई भी कर रखा है। ये इसके लिए एक सर्कुलर भी आया कि प्रिंटिंग के केस में ना बहुत कन्फ्यूजन्स रहता है कि इसको सर्विस का पार्ट माने, गुड्स का पार्ट माने। तो एकदम लेमन टर्म्स में हम आज इसको बताने वाले हैं, वो मतलब
वो तो बोलेंगे ही, जैसे जो बोलते हैं हम लोग जो सुनते हैं कि प्रीडोमिनेंट एलिमेंट देखेंगे। अभी प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स को भी तो डिफाइन करो भैया, ये होता क्या है। हम सभी सुने हैं कि इसमें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट को देखते हैं, भाई ये प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है क्या, इसको भी तो कोई डिफाइन करो। तो चलिए आज हम लोग इसके कन्फ्यूजन को भी दूर करते हैं। क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सत्यमेव प्रिंटर्स एक प्रिंटिंग हाउस है और उनको क्या हुआ कि कंटेंट ऑफ द बुक प्रोवाइड किया गया जोगा गुरु की तरफ से। देखिएगा हम क्या वर्ड हाईलाइट किए हैं, कंटेंट। मतलब क्या, जोगा गुरु ने उस प्रिंटर्स वाले को कंटेंट ऑफ द बुक प्रोवाइड कर रहा है। मतलब तब उस रिसिप्ट भी क्या करेगा, कंटेंट। जैसे अगर आप सपोज करिए हम किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट्स अगर किसी प्रिंटिंग हाउस से निकाले, तो उस एनुअल रिपोर्ट में हम लोग पेपर की क्वालिटी देखेंगे या बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस देखेंगे। स्वाभाविक है, बैलेंस शीट का प्रॉफिट लॉस देखेंगे कि एनुअल रिपोर्ट को रीड करेंगे कि इस कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। हमको पेपर क्वालिटी के लिए थोड़ी ना एनुअल रिपोर्ट निकालना है। तो कंटेंट मैटर कर रहा है। देखिए वर्ड कंटेंट, अगर वो जोगा गुरु को जो बुक छपवाना है तो वो बुक का क्वालिटी नहीं देखेंगे कि पेपर मोटा है कि पतला है। वो जोगा गुरु मतलब जोगा से रिलेटेड कंटेंट मैटर करते हैं। मतलब सत्यमेव प्रिंटर्स जो उनको बुक प्रिंट करके देने वाले हैं उसमें कंटेंट मैटर कर रहा है। और ये कंटेंट क्या है, सर्विस। क्योंकि हमको कंटेंट मैटर कर रहा है, न कि पेपर की क्वालिटी। जैसे हम ऊपर में ही कुछ क्लासीफाई कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि बुक हो गया, पम्पलेट हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गया, ब्रोचर हो गया, तो यह सर्विस में आएंगे। क्योंकि इसमें ना हम कंटेंट मैटर करता है कि बुक्स की कंटेंट सही है कि नहीं, एनुअल रिपोर्ट की कंटेंट सही है कि नहीं। अब जैसे बगल में देखिए इन्वेलप हो गया, लेटर कार्ड हो गया, प्रिंटेड बॉक्स हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, नैपकिन हो गया। हम यहाँ पे कंटेंट नहीं देखते हैं, पेपर की क्वालिटी चेक करते हैं, पेपर की क्वालिटी कैसा है। तो ये गुड्स में आएंगे। जो हम लोग बोलते हैं ना प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है, तो यहाँ पे प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या था, कंटेंट ऑफ द बुक। तो कंटेंट ऑफ द बुक, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट जब सर्विस है तो ये सर्विस के केस में आएंगे। ठीक है। तो अब कंपोजिट सप्लाई का डिफिनीशन लिखिए। कंपोजिट सप्लाई के डिफिनीशन में याद रखिए नेचुरली बंडल तो दिखना ही चाहिए, उसका टैक्सेबिलिटी ये प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से होता है, ये भी दिखना चाहिए। तो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या था, प्रिंसिपल सप्लाई द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंस्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स। वर्ड्स भी दिखने चाहिए। एंड ओनली द कंटेंट इज सप्लाइड, बार बार ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सर्विस के केस में आएंगे। जब ये सर्विस के केस में आएंगे तो सर्विस पे 18% है और बुक पे है 12%। तो हमारी टैक्सेबिलिटी किस हिसाब से होगी, 18% से, क्योंकि हमारी प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या था, सर्विस। और सर्विस पे टैक्सेबिलिटी 18%, तो 18% के हिसाब से। तो ये भी ख़त्म हुआ। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको बच गए हैं नीचे हम लोग सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए। 7, 8, 9 भी हो गए, 10 भी हो गए। हम लोगों ने शेड्यूल 1 को भी रिवाइज करा, रिलेटेड पर्सन्स को भी रिवाइज करा। अब जो आपके क्वेश्चंस बच गए हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए हम लोग ये तीनों क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, मोहनदास इंटरनेशनल entered into a transactions for import of goods from a vendor located in Italy. Due to financial issue, Mohandas International was not in a situation to clear the goods upon payment of import duty. देखिए मोहनदास इंटरनेशनल लिमिटेड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स किए जो कि इटली से इम्पोर्ट्स होना है। जैसे ही इम्पोर्ट्स हुआ उसके बाद उनको एक फाइनेंशियल इशू आ गया। और फाइनेंशियल इशू आते ही ये हमारे दिमाग में एक स्टोरी तो ज़रूर आ गया कि शायद अब वो बेचारा इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स तो कर लिया, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल इशू उस गुड्स को मतलब कस्टम ड्यूटीज पे हो करके रिलीज नहीं करवा सकता है। तो उसको देखिए बीच में क्या ख्याल आया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं गुड्स हम किसी राधा कृष्णन एक्सपोर्ट हाउस को हम इंडोर्स कर दे टाइटल। मतलब वहाँ तो पोर्ट से चल गया, इटली से चल गया और यहाँ अभी अपने इंडियन पोर्ट पे आया नहीं है। तब तक हमारी फाइनेंशियल इश्यू अच्छी नहीं थी, ख़राब हो गई। तो हमने सोचा कि हम किसी थर्ड पार्टी को अपना टाइटल्स इंडोर्स कर दे। तो जो ये मतलब हाईसी सील बोला जाता है इस तरीके का जो ट्रांजैक्शंस हो गया। मतलब अभी रास्ते में ही था, मतलब आपकी गाड़ी
समुंदर में ही थी तब तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को इंडोर्स कर दिया, तो ये हाई सी सील हो गया। और हाई सी सील आते ही क्वेश्चंस में आपके दिमाग में आना चाहिए शेड्यूल 3। अब ये शेड्यूल 3 क्या था, तो बोला गया है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स है जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसमें कुछ लिस्ट दे रखा गया है जिसको ना ही हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, मतलब वो सप्लाई में आता ही नहीं है। जिसमें एक हाई सी सेल हो गया, तो इसके बारे में यहाँ पे डिनोट कर देना है कि वो सप्लाई ही नहीं हुआ। और देखिए यहाँ पे वही चीज़ क्लियर किया गया होगा, सेल ऑफ गुड्स बाई मोहनदास इंटरनेशनल लिमिटेड शैल नॉट बी लायबल टू जीएसटी। जब वो सप्लाई नहीं हुआ तो फिर वो जीएसटी के लिए लायबिलिटी नहीं होगा। फिर यहाँ क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि फर्दर प्रोवाइडेड टू मोहनदास इंटरनेशनल, अगर वो बाद में लेटर परचेज बैक कर ले तो क्या राधा कृष्णन एक्सपोर्ट हाउस से जब मोहनदास परचेज बैक करेंगे तो क्या उस टाइम टैक्सेबिलिटी आएगा। तो याद रख लीजिएगा, जब भी वो परचेज बैक होगा इन मतलब लेटर बाद में, तो वो डोमेस्टिक सेल की तरह ट्रीट किया जाएगा। जब वो डोमेस्टिक सेल की तरह ट्रीट किया जाएगा तो जीएसटी की लायबिलिटी आना ही है। तो यहाँ देखिए आंसर्स में वे हम फर्दर ट्रांजेक्शन्स को क्या ट्रीट करते हैं, डोमेस्टिक सेल ट्रांजेक्शंस, और जीएसटी उस पर अप्लीकेबल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गए जो शेड्यूल 3 से रिलेटेड थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसको भी हमने वीवीआई कर रखा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 रेंटिंग से रिलेटेड, एक ऊपर में आपको एक क्रक्स देते हैं। रेंटिंग ऑफ रूम अगर डेली बेसिस का है तो टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल ओयो वाली कहानी ले लीजिए, जो पर डे और पर आवर बेसिस पे जहाँ रेंटिंग है वो टैक्सेबल है जीएसटी में। रेंटिंग अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। टेनेंसी राइट टैक्सेबल है। टेनेंसी राइट का मतलब होता है कि हम किसी से रेंट लिए, टेनेंसी राइट हमको मिला और हम फर्दर किसी को अपना राइट बेच रहे हैं। मतलब हम अपना टेनेंसी राइट किसी को सेल कर रहे हैं कि भैया अब इसमें ना रवि को नहीं रहना है, सामने श्याम बैठे हुए हैं, तो हम बोले श्याम को कि आप टेनेंसी राइट ले लो, तो ये टेनेंसी राइट टैक्सेबल होता है। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखिए हैप्पी मिस्टर हैप्पी हैज़ ए ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन ए प्राइम लोकेशन इन मुंबई। ही हैज़ लेट आउट फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर टू मिस्टर पीस फॉर रेसिडेंशियल पर्पज। वर्ड्स को नोटिस किया जाए, रेसिडेंशियल पर्पज। मिस्टर पीस सरेंडर हिज टेनेंसी राइट टू मिस्टर सेरेन फॉर टेनेंसी प्रीमियम ऑफ 10 लाख। देखिए टेनेंसी राइट आ गया तो टैक्सेबल तो होगा ही, दिमाग में तो ये चीज़ आ जाना चाहिए कि टेनेंसी राइट है, क्योंकि ऊपर में ही क्रक्स दे दिए तो ये टैक्सेबल होगा। अब ये देखना है कि अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए है तो फिर वो लास्ट में एग्जेम्प्ट करेगा, क्योंकि देखिए ऊपर में भी बताया कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है तो एग्जेम्प्ट होना है। और कहानी कुल मिला के इसी में आपका आंसर भी खत्म हो गया। और सच मानो तो भाई आंसर भी आपका खत्म ही हो गया क्वेश्चन पढ़ते अभी जस्ट हम आपको नीचे दिखाने वाले हैं। Mr. Siren has also paid the applicable stamp duty and registration charge on transfer of tenancy right. Moreover, Mr. Siren has agreed to pay monthly rent 1 लाख to Mr. Happy from June. Determine the taxability. अब देखिए पहले तो आपको बताना है कि टेनेंसी राइट टैक्सेबल होता है, फिर आपको एक पैराग्राफ में ये भी क्लियर करना है कि टेनेंसी राइट सेल करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस बिल्डिंग को ही सेल कर दिए। तो जब ये नहीं मानते हैं कि बिल्डिंग को ही सेल कर दिए तो शेड्यूल 3 में आएगा नहीं, तो ये सप्लाई का पार्ट बनेगा। तो ये सप्लाई तो है। देखिए द ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन शेड्यूल 3, दस इट इज नॉट ए नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी। नॉट ए नॉन सप्लाई, नॉट नॉन कटेगा तो सप्लाई आएगा, मतलब ये सप्लाई है जीएसटी के अंदर में। और कंसिडरेशन फॉर द सेड एक्टिविटी शैल ऑल्सो अट्रैक्ट लेवी ऑफ जीएसटी। और जो कंसिडरेशन आप ले रहे हैं बदले में तो अट्रैक्ट होना है जीएसटी के लिए। लेकिन आप देखिए एक पैराग्राफ क्या कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पे यही फर्दर क्लियर किया गया है कि ग्रांट ऑफ टेनेंसी राइट रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए जो आप मिस्टर सेरेन को दे रहे हैं और या जो पीरियडिक रेंट जो आप दे रहे हैं, दोनों के दोनों एग्जेम्प्ट है, इसलिए सेरेन भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सारी घटना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग से लिंकिंग थे। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्यों। और यही क्वेश्चन जब यकीन मानिए अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे, ये क्रक्स आपके दिमाग में नहीं नाचेगा, तो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी उतना ही है और समझ जाने के बाद आसानी उतना ही है। अब एलडीआर के चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोनेशन के केस में आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, डोनेशन कब सप्लाई होगा कब नहीं होगा।
तो इतना दूर में हम समझाने का प्रयास किए हैं और इतना ही दूर में ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी मतलब 2 पार्ट में ये क्वेश्चंस ख़त्म है। अब देखिए डोनेशन बोला कि पर्सनल पर्पज के लिए है तो एग्जेम्प्ट, जीएसटी मतलब इस पे लेविएबल ही नहीं होगा। बिजनेस पर्पज के लिए है तो जीएसटी लेविएबल होगा। तो अब बात ये आएगा दिमाग में कि कैसे समझेंगे पर्सनल पर्पज के लिए, कैसे समझेंगे बिजनेस पर्पज के लिए। तो 3 कंडीशन अगर आप कम्युलेटिवली सेटिस्फाई करते हैं पीसीसी, तो ये पर्सनल पर्पज के लिए कहा जाएगा। पी मतलब फिलैंथ्रोपिक पर्पज, मतलब आप डोनेशन दे रहे हैं जिसका उद्देश्य एडवर्टीजमेंट करना नहीं है, कोई कमर्शियल गेन करना नहीं है, पर्पज इज फिलैंथ्रोपिक। सी का मतलब वो डोनेशन आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। सी का मतलब पेमेंट का कैरेक्टर कैसा है, गिफ्ट और डोनेशन टाइप का है। अगर ये 3 कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये पर्सनल पर्पज के लिए होगा और जीएसटी उस पर लेवेबल नहीं होगा। अगर ये 3 कंडीशन आप नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं क्युमुलेटिवली एक साथ और बिजनेस पर्पज के लिए आप डोनेशन का यूज कर रहे हैं, तब उस पर जीएसटी लेविएबल हो जाएगा। और इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग ऊपर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखिए क्या है। रुद्राक्ष कपूर ऑनर है, रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी, डोनेटेड सम मनी टू दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रस्ट को तो दे रहा है, ये तो क्लियर हो गया। इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर द दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड रूम इन स्कूल रन बाय इट फ्रॉम स्कूल डोनेशन, और लिखा गया वहाँ पे डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। देखिए यहीं पे सारा खेल खत्म है। अब पब्लिशिंग हाउस है गाजियाबाद यूपी के में है, उनका पब्लिशिंग हाउस चलता है रुद्राक्ष कपूर का, और वो अपने फादर के मेमोरी में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को जो है, चैरिटेबल ट्रस्ट को जो है डोनेट कर रहे हैं, और उस डोनेशन वहाँ पे लिखा हुआ है डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। क्या कहीं दिख रहा है कि लिखा हुआ है पब्लिशिंग हाउस का नाम वहाँ पे कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मतलब यहाँ तीनों कंडीशन आ गया। चैरिटेबल ट्रस्ट को तो दे ही रहे हैं, कैरेक्टर पेमेंट का कैसा है, गिफ्ट और डोनेशन टाइप का है, ठीक है। पी सी सी तो पर्पज फिलैंथ्रोपिक भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पब्लिशिंग हाउस का जिक्र नहीं है। हमारा यहाँ पे देखिए पर्पज फिलैंथ्रोपिक भी हो गया, कैरेक्टर डोनेशन टाइप का भी होगा, और आप चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हैं, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो यहीं पे हम क्लियर कर देते हैं कि इस पे जीएसटी लेविएबल नहीं होगा। नीचे हम लोग आंसर आप से ट्राई करेंगे। अब आइए बी को देखते हैं। इन द अबव क्वेश्चंस अगर वहीं लिख दिया जाता डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी, वहाँ पे लिखा गया इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर की जगह क्या लिख दिया, डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी। मतलब अब यहाँ पे पर्पज फिलैंथ्रोपिक नहीं है, अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर दिया आप उस पब्लिशिंग हाउस का जो आपका बिजनेस था। मतलब वो 3 कंडीशन में से एक कंडीशन ब्रीच होगा, तो ये इस पे जीएसटी लेविएबल इस पे जीएसटी लेविएबल हो जाएंगे। देखिए पहला नट लेविएबल, दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रस्ट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, देयर इज ए डायरेक्ट मेंशन इज पब्लिशिंग हाउस, डायरेक्ट मेंशन होगा पब्लिशिंग हाउस का, तो ये लेविएबल हो जाएंगे जीएसटी के लिए। तो हम लोग ने आज सप्लाई के सारे क्वेश्चंस किए, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई का लेके आएंगे एलडीआर का। सारे एलडीआर में जितने चैप्टर्स हैं उसके सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन धीरे धीरे आते रहेंगे। तब तक आप लोग सप्लाई को रिवाइज करिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग रिवाइज करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब से हम कमेंट प्लीज़ करिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने किसी नए चैप्टर के रूप में आएंगे।